नमस्ते। आज काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम और आज हमारी हाई कोर्ट का तीसरा क्लास है। और आज हम राजस्थान हाई कोर्ट के क्या पढ़ेंगे? काम पढ़ेंगे। तो काम पढ़ने थोड़े डिफिकल्ट है, तो आप लोग क्या करना, ध्यान से पढ़ना। और चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलो, हाँ, आज हमें बहुत इत्मीनान से क्या समझने हैं, सारे के सारे हाई कोर्ट के काम समझने हैं। तो जितना भी हाई कोर्ट काम करती है उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे और मस्ती से समझेंगे, क्योंकि टेंशन से तो हाई कोर्ट याद नहीं होनी है। वैसे ही लड़ाई झगड़े विवादों का मामला है, तो जितना प्रेम से करेंगे उतना ठीक रहेगा। तो चलो आज शुरुआत करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के काम और उसकी पावर्स। यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है। एग्जामिनर अगर अच्छा है तो 2 से ज्यादा पूछता है, लेकिन 2 क्वेश्चन हर हालत में एग्जाम में क्या रहता है, इसका वेटेज रहता है। तो चलो, पहला जो काम हमको पढ़ना है वो सबसे पहला, इसका कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक। तो चलो यहाँ इसको बाहर निकालते हैं और समझते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसको कहते हैं। तो देखो, सबसे पहला हाईकोर्ट का काम, सबसे पहला हाईकोर्ट का काम कौन सा पढ़ना है? प्रारंभिक। बस इतना ही लिखो, क्षेत्राधिकार को गोली मारो। क्या याद रखना होगा आपको? प्रारंभिक। क्लियर? अब प्रारंभिक में क्या पढ़ना है? प्रारंभिक में आपको पढ़ना है कि ऐसे लड़ाई झगड़े, ऐसे लड़ाई झगड़े जिनकी सीधी सुनवाई, जिनकी सीधी सुनवाई, जिनकी सीधे सुनवाई कहाँ होगी? सीधे सुनवाई कहाँ होगी? आपके हाई कोर्ट में होगी। ये देखो, ये बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि ये 2 लोग हैं, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई है और ये अपनी लड़ाई को सुलझाने के लिए जब सीधा रोड से, सीधा रोड से कहाँ जा सके? हाईकोर्ट जा सके, तब वो कौन सा क्षेत्राधिकार कहलाएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा काम कहलाएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से होते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से होते हैं, उनको गौर से देखो। देखो, सबसे पहले तो हाईकोर्ट कहती है कि अगर किसी ने भी, अगर किसी ने भी क्या करा? मेरी बेइज्जती करी। क्या करी? मेरी बेइज्जती। अब बताओ, आप पहली 2 क्लासें पढ़े हैं, बेइज्जती को अपन क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हुआ, किसका मामला हुआ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सीधे कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में सुना जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है 1 वर्ड में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, कि जो हाई कोर्ट की बेइज्जती होगी ना, वो सीधे कहाँ सुनेगा? हाई कोर्ट सीधे ही बुला लेगा कि इधर आ, करी ना मेरी बेइज्जती, इधर आ, देखता हूँ तेरे को कितना दम है तेरे में और कितनी बेइज्जती कर सकता है मेरी। तो पहला चीज याद हुआ कि पहला प्रारंभिक अधिकारों के तौर पे कौन सा होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। दूसरा कौन सा होगा? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। दूसरे कौन से होंगे आपके? मूल अधिकार। अगर किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है। मूल अधिकारों का क्या हुआ है? हनन। तो वो सीधे कहाँ जा सकता है? सीधे सुनवाई कहाँ करवा सकता है? हाईकोर्ट में करवा सकता है। ठीक है। तीसरी बात क्या हुई? अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट, कौन सी कोर्ट? सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सी होती है? वो कोर्ट जो सबसे निचले स्तर पर है। और अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट संविधान की व्याख्या में गड़बड़ी कर दे, किसमें गड़बड़ी कर दे? संविधान की व्याख्या गलत कर दे, तब कोर्ट सीधी क्या करेगी? तब आप सीधा कहां जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे। तो सिंपल है, बहुत 3 छोटे से मामले हैं आपको याद रखने कि जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो 3 तरीके के हैं। पहला, जिसमें आप क्या करोगे कि कोर्ट की बेइज्जती करते हो हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट को गुस्सा आता है कि इधर उधर क्या बोल रहा है, सीधा आना कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले सीधे सुने जाएंगे, पहली। दूसरी, जितने भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इश्यूज हैं, जितने भी मूल अधिकारों के हनन के मामले हैं नागरिकों के, वो भी हाई कोर्ट सीधा सुनेगी प्रारंभिक के तहत। तीसरा, अगर किसी छोटी अधीनस्थ न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करने में गड़बड़ कर दी है, होता है ना, सब लोग को संविधान थोड़ी ना समझ में आता है, तो उन्होंने व्याख्या करने में थोड़ी सी क्या कर दी है? गड़बड़ कर दी है ना, तो उस केस में भी वो सीधा कहाँ चले जाएंगे कि देखो इस कोर्ट ने गलत व्याख्या की है, हम कहाँ चलते हैं? सीधे हाई कोर्ट चलते हैं। तो क्लियर? आगे चलो, हाँ पढ़ देती हूँ। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे विवाद जिनकी पहली सुनवाई सीधे कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। बस यही याद रखना है। प्रारंभिक का मतलब जिनकी सीधे पहली सुनवाई कहाँ होगी? हाई कोर्ट के अंदर होगी।
न्यायालय की अवमानना का मामला, जैसे पहला कौन सा है, न्यायालय की अवमानना, दूसरा कौन सा है, नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करवाना, तीसरा कौन सा है, अधीनस्थ न्यायालयों से संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न। तो आगे चले, समझ आया? हाँ, अब फिर से पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हाईकोर्ट के क्या पढ़ रहे हैं, काम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है, वो है प्रारंभिक। अब प्रारंभिक कामों में आपने एक चीज पढ़ी कि जब आप पहली सीधी सुनवाई, पहली सीधे सुनवाई के लिए कहाँ जाओगे, हाईकोर्ट जाएंगे, वो सारे के सारे कौन से होंगे, प्रारंभिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला आपने कौन सा पढ़ा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पहला कौन सा पढ़ा आपने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसे ही लिखना है। दूसरा आपने कौन सा पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के हनन का मामला, किसका मामला, मूल अधिकारों के हनन का मामला, मूल अधिकारों के हनन का मामला। तीसरा आपने कौन सा पढ़ा कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कौन सी कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या कर दे, संविधान की व्याख्या से में गलती कर दे, किसकी व्याख्या में गलती कर दे, संविधान की व्याख्या में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अगला कौन सा होगा। तो अगला पता है क्या होता है, जितने भी आपके एमपी है और जितने भी आपके एमएलए हैं, अब एमपी कहाँ बैठते हैं आपके, एमपी आपके बैठते हैं संसद में, कहाँ बैठते हैं, संसद में, और एमएलए कहाँ बैठते हैं आपके विधानसभा में, है ना। तो ये जितने भी विधानसभा में या विधान परिषद में, वीएसवीपी में बैठते हैं, इनके चुनाव के जितने भी झगड़े होंगे, कौन से झगड़े होंगे, इनके चुनाव से संबंधित जितने भी झगड़े होंगे वो भी सीधे कहाँ सुने जा सकते हैं, हाईकोर्ट में सुने जा सकते हैं। ठीक बात। उससे अगला आपको क्या समझना है कि जितनी भी लक्ष्मी संबंधित समस्याएं हैं, लक्ष्मी मीन्स स्टेट में लक्ष्मी किसको बोलेंगे, स्टेट में लक्ष्मी बोलते हैं हम रेवेन्यू को, किसको बोलते हैं, रेवेन्यू को बोलते हैं। तो जितने भी रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले हैं स्टेट के, वो सारे के सारे भी सीधे कहाँ सुने जाएंगे, वो भी सारे के सारे सीधे कहाँ सुने जाएंगे, आपके हाईकोर्ट में। तो इस तीन की लिस्ट में आपको दो और जोड़ने हैं, और वो दो कौन से हैं, तो वो दो ये है कि इसके अलावा और कौन कौन से हैं, जितने भी आपके संसद में चुने गए एमपीज होंगे वो, और जितने भी आपके विधानसभा और विधान परिषद के एमएलए होंगे, उनके चुनावों का झगड़ा, उनके चुनावों संबंधित झगड़ा, वो भी कहाँ जाएगा, सीधा का सीधा हाईकोर्ट जाएगा, इसलिए वो भी किस में गिना जाएगा, प्रारंभिक में गिना जाएगा। क्लियर। फिर क्या पढ़ना है आपको, फिर आपको ये पढ़ना है कि जितने भी लक्ष्मी संबंधित, या आप ये कह सकते हो रेवेन्यू रिलेटेड, जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड केसेस हैं, रेवेन्यू रिलेटेड जितने भी कानून और आदेश हैं, कानून और आदेश है, वो भी सीधे कहाँ सुने जाते हैं, सीधे कहाँ सुने जाते हैं, प्रारंभिक में। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा छोटा छोटा करके लिखना है, कोई भी एक आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि हाईकोर्ट प्रारंभिक कामों के चलते बहुत सिंपल काम करेगी। वो कहेगी देखो तुम मेरी बेइज्जती ना करना, अगर तुमने मेरी बेइज्जती कर दी तो सीधे आ जाना हाईकोर्ट, देख लेंगे तुमको। ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर किसी नागरिक का मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो भी सीधे कहाँ आ जाना, हाईकोर्ट आ जाना, हम सुनेंगे केस। तीसरे में वो कह रहे हैं कि अरे हाईकोर्ट तुमको संविधान की व्याख्या करनी नहीं आ रही ना, तुम आ जाओ सीधे कहाँ, हाईकोर्ट आ जाओ। चौथे में वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी एमपी है, एमएलए हैं, जिनको लगता है कि उनका चुनाव फेयर प्ले नहीं हुआ है, उनका भी पेपर आउट हो सकता है तो वो भी सीधे कहाँ आ जाना, हाईकोर्ट आ जाना। और फिर लास्ट में वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड कानून है, आदेश है, उनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप सीधे कहाँ चले आना, हाईकोर्ट चले आना। तो गाना याद रखना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, फंडामेंटल राइट्स में, सबऑर्डिनेट के संविधान की व्याख्या में, और एमपी एमएलए की लड़ाई में, चुनाव संबंधित और रेवेन्यू से रिलेटेड में सीधे कहाँ चले जाना, आप हाईकोर्ट चले आना। ठीक है, आगे बढ़ूं। हाँ, अगला देखो, अगला है रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्राधिकार इजी है, हमने रिट पढ़ी थी ना। तो सेकंड जो काम है हाईकोर्ट का, जो सेकंड काम है हाईकोर्ट का, वो बहुत इजी है। वो सेकंड काम क्या कहता है कि देखो ये रिट देखता है। क्या देखता है? रिट। बहुत सारे लोगों ने पूछा मैम रिट को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब देखो हिंदी को रिट में मुझे तो ये लगता है कि रिट ही बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी मेरे को पता नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है। तो अब रिट क्या होती है? रिट का मतलब ये है कि आप जाकर हाईकोर्ट को कह सकते हो कि देखो मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम हुई है, प्लीज आप मेरी क्या करें,
सुनवाई करे, तो वही रिट क्षेत्राधिकार है। अब रिट क्षेत्राधिकार में क्या चलता है, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। हाईकोर्ट 5 तरीके की रिट 226 के तहत जारी कर सकती है। पर यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हाईकोर्ट को कौन कौन सी रिट जारी, किस किस जगह पर रिट जारी करने का अधिकार है। तो आइए समझते हैं। तो अब देखो, हाईकोर्ट उस दिन भी समझाया था कि हाईकोर्ट रिट 2 मामलों में निकाल सकता है। कितने मामलों में निकाल सकता है, 2 मामलों में। पहला मामला कौन सा होता है, मूल अधिकारों का हनन। पहला कौन सा मामला है, मूल अधिकारों के हनन में। मूल अधिकारों के हनन में अगर कोई आपको येलो कलर की टी शर्ट पहनने से रोक दे और आप भारत के नागरिक हैं और आपकी मम्मी कह दे कि नहीं, कोई है येलो कलर का टी शर्ट नहीं पहनना, मैं बताऊं वो टी शर्ट पहनना है, तब आप सीधे 226 के तहत रिट लगा देना। कहाँ, हाईकोर्ट में लगा देना। बोले देखो मेरी मम्मी मेरे को मेरे पसंद का काम नहीं करने दे रही है। फिर ये पता नहीं आपका घर में क्या हश्र होगा, लेकिन एक बार आपको संविधान ने ये क्या दिया है, हक दिया है। तो बहुत सिंपल है कि पहली रिट कब जारी होती है, जब मूल अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। दूसरी बार रिट कब जारी हो सकती है, हाईकोर्ट के मामले में। किसके मामले में, हाईकोर्ट के मामले में। तो हाईकोर्ट के मामले में रिट और कहाँ जारी हो सकती है, सामान्य अपराधों में। कौन से अपराधों में, सामान्य अपराधों में। किस, कौन से अपराधों में जारी हो सकती है, सामान्य अपराधों में जारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आपने किसी एग्जाम का पेपर दिया है, उसके रिजल्ट से आप नाखुश हो, उसकी आंसर की से आप नाखुश हो, तो आप उस केस में भी हाई कोर्ट में क्या लगा सकते हो, रिट लगा सकते हो। तो रिट पिटीशन समझ आई। अब पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों को मूल अधिकारों को लागू करने के लिए हाईकोर्ट को रिट संबंधी शक्तियां दी गई है। तो देखो अपन उधर लिखे हैं ना कि मूल अधिकारों संबंधित हनन हो जाए तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है, 226 के तहत रिट पिटीशन जारी कर सकता है। फिर देखो, रिट संबंधित क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। हाँ भाई, हाईकोर्ट को तो प्राप्त है 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट को किसके तहत प्राप्त है, 32 के तहत। आगे चलो। हाँ, अब देखो, उच्च न्यायालय रिट संबंधित क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से ज्यादा व्यापक है। अब समझते हैं। देखो, आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सिर्फ मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी करता है। किसके हनन पर, मूल अधिकारों के हनन पर ही क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो हाईकोर्ट है उसका दायरा फैला हुआ है। वो कहता है कि मैं मूल अधिकारों के साथ साथ, वो कहता क्या है कि मैं मूल अधिकारों के साथ साथ जो सामान्य अपराध है, कौन से अपराध है, सामान्य अपराध, उनको भी क्या कर सकता हूँ, रिट जारी करवा सकता हूँ। तो किसका ज्यादा फैला हुआ है, किसका ज्यादा व्यापक है, आपके हाईकोर्ट का ज्यादा व्यापक है। तो क्योंकि उच्च न्यायालय में रिट मूल अधिकारों के साथ साथ, ये देखिए, सामान्य अपराधों में भी क्या की जा सकती है, जारी की जा सकती है। तो किसका दायरा फैला हुआ है, हाईकोर्ट के रिट पिटीशन का दायरा फैला हुआ है। अब रिट कितने प्रकार की होती है आपको पता है, ये श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हीबस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश या मैंडमस। तीसरी सरसरी। चौथी प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। और पांचवी अधिकार प्रेक्षा। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। हाँ, अब हम 2 पढ़ चुके हैं। पहला हमने हाईकोर्ट का काम कौन सा पढ़ा, पहला हमने हाईकोर्ट का काम पढ़ा प्रारंभिक, है ना। अब टाइप करके दो, प्रारंभिक में आपने क्या क्या पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा रिट पिटीशन। अब रिट पिटीशन में भी आप मुझे क्या करके देंगे, टाइप करके देंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं तीसरा। तीसरे में हम पढ़ेंगे अपील। देखो, मैंने आपको अपील शब्द पहले भी पढ़ाया है। अपील को हिंदी और इंग्लिश में एक जैसा ही लिखते हैं, बस स्पेलिंग का फर्क है। अपील का मतलब होता है निवेदन करना। क्या करना, निवेदन करना, प्लीज करना। क्या करना है आपको, प्लीज। जैसे आपको किसी से कुछ चीज चाहिए, आपको ठाकुर जी से कोई चीज चाहिए, तो आप अपील करते हो ना कि प्लीज प्लीज मुझे ये दे दो भगवान, प्लीज मुझे इस बार पास करवा दो, इस बार रखना मत। तो बिल्कुल वैसे ही अपील का मतलब क्या होता है, प्लीज करना, या हिंदी में इसको बोलते हैं निवेदन करना। क्या करना, निवेदन करना। तो यहाँ पे भी अपील का मतलब है कि जितनी भी छोटे न्यायालय हैं, जितने भी छोटे कोर्ट्स हैं, जितने भी छोटे कोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी। डीसी का मतलब जिला कोर्ट। कौन सी कोर्ट, जिला कोर्ट।
फिर अतिरिक्त जिला कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? अतिरिक्त जिला कोर्ट, अतिरिक्त जिला कोर्ट। और फिर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय हैं। कौन से न्यायालय हैं? अधीनस्थ न्यायालय, है ना, जितने भी अधीनस्थ कोर्ट है। और फिर सेशन कोर्ट है, सत्र न्यायालय है। कौन सी कोर्ट है? सेशन कोर्ट। ये सारे छोटे कोर्ट्स माने जाते हैं। ये सारे छोटे कोर्ट्स के अंदर अगर कोई भी फैसला आया है, अगर क्या आया है, इनमें कोई भी फैसला आया है और उस फैसले से अगर आप खुश नहीं हो, कोई भी फैसला आया है और आपको क्या नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? निवेदन कर सकते हो, अपील कर सकते हो। किससे अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट से। और यही हाई कोर्ट का क्या कहलाता है? अपीलीय अधिकार कहलाता है। तो समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, आप घर में सबसे छोटे हैं और आपको चाहिए कि आपकी बड़ी बहन आपका आज होमवर्क पूरा कर दे, है ना। तो आपको बड़ी बहन को आपने कहा कि यार प्लीज मेरा होमवर्क पूरा कर देना, तो आपकी बहन ने मम्मी से पूछा, मम्मी ने आपकी मना कर दिया, बोले नहीं। तो फिर आपने क्या करा? मम्मी के फैसले के खिलाफ अपील की। किसको अपील की? दादा दादी को। दादा दादी को ये कहा, दादा दादी को इस केस में आप ये समझिए कि आपके वो हाई कोर्ट है। तो दादा दादी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, इसका हाथ में दर्द है, आज इसकी बहन इसका क्या करेगी? होमवर्क करेगी। तो अपील का मतलब है कि कोई भी छोटा कोर्ट का फैसला है जिससे आप संतुष्ट नहीं है, उसके खिलाफ आप निवेदन कर सकते हो। किसमें? हाई कोर्ट में कर सकते हो। हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन चूंकि हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हमें यह समझना होगा कि एक जिला के अंदर मौजूद, एक राज्य के अंदर मौजूद जितनी भी छोटी छोटी कोर्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और सेशन कोर्ट, हिंदी में जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और सेशन कोर्ट, ये सारी के फैसलों के खिलाफ आप सीधे अपील कर सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो कि प्लीज आप हमारा क्या कीजिए, फैसला फिर से देखिए। तो उसी को क्या बोलते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार बोलते हैं। तो क्लियर? समझाऊं? तो देखो, अधीनस्थ न्यायालयों, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के आदेशों के विरुद्ध, उसके आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में दीवानी मामलों, दीवानी कौन से मामले हुए? सिविल के मामले। अब सिविल मामले कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जमीन का झगड़ा हो गया, या दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी का लेन देन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास के दो बच्चों के बीच में खेत को लेकर, खेत की जमीन को लेकर अगर कोई विवाद है तो वो सिविल का मामला है। या आपकी क्लास में किसी के दो बच्चों के बीच में कोई प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर कोई विवाद है, तो वो भी कौन सा विवाद होगा? दीवानी मामला होगा, आपराधिक नहीं होगा। तो सिविल के मामले वो होते हैं जिसमें आपसी डिस्प्यूट होते हैं, जिसके अंदर जमीन का झगड़ा आ जाएगा, जिसके अंदर किसी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हो जाएगा, या और भी बहुत सारे केसेस है। दो पति पत्नी के बीच में कुछ चीजों को लेकर बन नहीं रही है तो वो केस भी हो जाएगा। ऐसे हजार केसेस हैं जिसमें आपने आप थप्पड़ मुक्का नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, वो सारे कौन से होंगे? दीवानी मामले होंगे। और उसके बाद देखो आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों का मतलब हुआ आपने किसी का मर्डर कर दिया है, आपने किसी को खूब पीटा है, आपने कहीं जाकर आगजनी की घटनाएं कर दी हैं, तो वो सारे के सारे केसेस कैसे होंगे? आपराधिक मामले होंगे। तो अधीनस्थ न्यायालय कह रहा है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश चाहे वो दीवानी मामलों से संबंधित हो, चाहे वो आपराधिक मामलों से संबंधित तो सीधे क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। यदि जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों ने अपनी न्यायिक सीमा के बाहर, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पहला तो ये कह रहा है आपसे कि भाई छोटे कोर्टों के आदेश के खिलाफ आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सीधे क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। मामले दोनों हो सकते हैं, सिविल भी हो सकता है और आपराधिक भी हो सकता है। दूसरी बात कह रहा है कि ये जितने भी छोटे कोर्ट्स हैं, ये जितने भी छोटे कोर्ट्स हैं, इन्होंने अपनी न्यायिक सीमा, देखो हर चीज की एक सीमा फिक्स होती है, तो छोटे कोर्टों की भी है ना, जज फैसला देने की सीमा फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेशन कोर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे सेशन कोर्ट्स अभी बहुत पॉपुलर है, आप देखते होंगे फास्ट ट्रैक और सेशन कोर्ट्स जो है वो बहुत सारे रेप केसेस, बहुत सारे पॉस्को डिवीजन के लिए बनाई जाती है, और उनको एक लिमिट तक ही सजा देने का हक है। अगर उससे वो एक्सीड कर जाए तो फिर क्या करना पड़ता है? उनसे मामला उठाकर कहाँ लेना पड़ता है? हाई कोर्ट में लेना पड़ता है। तो यही बात हो रही है कि अगर छोटे कोर्ट जो है वो अपनी सीमा भूल जाए, वो अपनी न्यायिक सीमा को भूलकर उससे बड़ा फैसला दे दे, उससे क्या दे दे?
बड़ा फैसला दे दे, उस केसेस में भी सीधी अपील कहाँ की जाएगी, तब भी अपील कहाँ हो जाएगी, आपके हाई कोर्ट में हो जाएगी। तो यदि जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय, अन्य अधीनस्थ न्यायालय अपनी न्यायिक सीमा के बाहर यदि कोई निर्णय दिया है या उसमें किसी भी प्रकार के कानून का प्रश्न निहित है के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में दीवानी मामलों के तहत अपील की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ एक चीज लिखी हुई है कि वो केस कौन सा होना चाहिए, दीवानी मामलों का होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा जगह है, स्टेटमेंट का जगह है, ये आपका जगह स्टेटमेंट स्टार है। तो आप याद रखोगे कि जब भी छोटे कोर्ट अपनी न्यायिक सीमा को लांघेंगे तब वो कौन से मामले में आप अपील करोगे, दीवानी मामलों में। कौन से मामलों में करोगे, दीवानी। तो यहां तक समझ में आया, आगे चलूं। चलो अब देखो सेशन कोर्ट के बारे में क्या कहा गया है कि सेशन कोर्ट, अतिरिक्त सेशन कोर्ट में यदि किसी व्यक्ति के सजाए मौत दी है, क्या दी है, सजाए मौत दी है, तब ऐसे फौजदारी के मामलों में अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो डिफरेंशिएट कर लो, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसने न्यायिक सीमा से बाहर जाकर कोई फैसला दिया है, वो अगर दीवानी मामले का हुआ तभी अपील हाई कोर्ट में होगी। और अगर सेशन कोर्ट है और उसने सजाए मौत दी है किसी व्यक्ति को, तो सेशन कोर्ट सजाए मौत नहीं दे सकती, लेकिन सेशन कोर्ट ने दे दी है सजाए मौत, दैट सेंटेंस दे दी है, तब वो फौजदारी का मामला सीधा कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट चला जाएगा। तो फिर से बताऊं एक बार, तो इधर देखो अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, अपील, अपील वाला काम। अपील वाले काम में आपको सिंपल क्या याद रखना है कि आपको क्या करना है, निवेदन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्लीज, प्लीज करना है आपको। अब 3 टाइप के केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि आपके दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी दोनों केस, अगर छोटे कोर्ट के फैसलों से आप छोटे कोर्ट, अब छोटे कोर्ट कौन से होंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, आपका सेशन कोर्ट हो गया, इनके फैसले से आप क्या नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आप सीधे क्या कर देना, सीधे हाई कोर्ट में क्या कर देना, अपील। क्लियर। फिर देखो फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है कि केवल दीवानी मामला कब आएगा, तो केवल दीवानी मामला तब आएगा जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी न्यायिक सीमा के बाहर, इसी शब्द को आपको क्या रखना है, गौर रखना है कि अपनी न्यायिक सीमा के बाहर अगर कोई फैसला दिया, अगर कोई फैसला दिया, अगर कोई फैसला दिया, तब भी आप क्या करोगे, अपील कर दोगे, सीधा कहाँ कर दोगे, हाई कोर्ट में कर दोगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर थर्ड देखो, फौजदारी मामले या आपराधिक मामले, फौजदारी कहो या आपराधिक कहो, बात एक ही है। अब आपराधिक मामलों में कब होगी, जब आपकी सेशन कोर्ट, कौन सी कोर्ट, सेशन कोर्ट, जब आपकी सेशन कोर्ट या अतिरिक्त सेशन कोर्ट, कौन सी कोर्ट, अतिरिक्त सेशन कोर्ट, जब आपकी सेशन कोर्ट और अतिरिक्त सेशन कोर्ट कौन सी सेंटेंस दे दे, डेथ सेंटेंस दे दे, कौन सी सेंटेंस दे दे, डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड दे दे, कौन सा दंड दे दे, मृत्यु दंड दे दे, तब भी ये केस, ये अपील सीधी कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। अब स्टेटमेंट के स्टार बनेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो इनको क्या रखना होगा, आपको गौर रखना होगा। समझ आया, आगे बढ़ूं, चलो। हाँ, अब पढ़ेंगे अपन पर्यवेक्षीय। ये तो बहुत सिंपल है। देखो पहला हमने कौन सा पढ़ा, प्रारंभिक, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, रिट, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा, अपील। अब हम चौथा कौन सा पढ़ रहे हैं, पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब होता है चेक करना, बताया था ना, एकदम इजी में कर देंगे, चेक करना। अब इनको क्या चेक करना है कि जितने भी छोटे कोर्ट हैं वो ढंग से कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब वो कौन से ढंग से कुछ काम होंगे, तो वो पहले जाकर क्या देखते हैं, इनके अकाउंट देखते हैं। क्या देखते हैं इनके, पहले जाकर इनके अकाउंट देखते हैं, फिर इनके कुछ फॉर्म्स देखते हैं, फिर देखते हैं कि फॉर्म्स की कीमत इन्होंने सही रख रखी है या नहीं रख रखी है। तो ये सारे जो पर्यवेक्षण का काम है वो सारा कौन देखता है, वो सारा हाई कोर्ट देखता है। और हाई कोर्ट इन सबका वो दादागिरी है हाई कोर्ट की, भाई वो जाके देख सकता है कि तुमने फॉर्म फीस इतना ज्यादा क्यों रखा, तुम्हारा अकाउंट इतना डिसबैलेंस क्यों है, तुमने इस केस का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा, तुम्हें रखना चाहिए था ना। तो बस वही सारे काम है कि जाके वो क्या करते हैं, इंस्पेक्शन,
चेक करते हैं, जिसको बहुत सुंदर शब्दों में क्या लिखा गया है, पर्यवेक्षण। तो इजी है, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को छोड़ना है। कौन से कोर्ट को छोड़कर है ये अधिकार, सैन्य कोर्ट को छोड़कर है। किसको छोड़कर है, सैन्य कोर्ट, जो सेना के कोर्ट हैं उनको छोड़कर हाई कोर्ट कहीं पर भी क्या कर सकता है, अपने दायरे के अंदर, अपने दायरे के अंदर आने वाले प्रत्येक कोर्ट के अकाउंट्स देख सकता है, फॉर्म्स देख सकता है, रिकॉर्ड्स देख सकता है, सब उसको क्या है, छूट है। लेकिन एक बाउंडेशन है, सेना कोर्ट को वो नहीं देख सकता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट से आता है फंसाने वाला, तो ये सेना का कोर्ट वाला जगह हमारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट स्टार बनेगा। तो देखो, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सेना सैन्य न्यायालय और अभिकरणों को, और दूसरा कौन सा लिखा हुआ है, अभिकरण। अभिकरण मतलब ट्रिब्यूनल, इंग्लिश में ट्रिब्यूनल बोलते हैं। अब किसे कहते हैं ट्रिब्यूनल, जैसे अभी आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो वो ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा। जैसे आप सुनते हो कि ग्रीन कोर्ट है, एक राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल भी है, राष्ट्रीय हरित न्यायालय प्राधिकरण भी है, एनजीटी है ना अपने पास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं और जितने भी सेना के कोर्ट है, इन दोनों को छोड़ दो आप। उसके अलावा हाई कोर्ट अपने पूरे के पूरे दायरे में आने वाले सब चीज को क्या कर सकता है, सारे कोर्ट्स को क्या कर सकता है, जाकर चेक कर सकता है। और जहां पर आप छोड़ रहे हो वहीं पर एग्जामिनर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से एक एरो लगा के दो चीजें लिख लेना कि किस पर ये चेक नहीं कर सकता, किस पर चेक नहीं कर सकता। तो किस पर चेक नहीं कर सकता, एक तो सेना के कोर्ट पर चेकिंग नहीं कर सकता, और दूसरा किस पर नहीं कर सकता, अधिकरण पर। अभी देखो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, जगह कम है। अधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, एनजीटी है, बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक जो प्राधिकरण है वो भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, को छोड़कर अपने क्षेत्राधिकार में, उसके अलावा जहां पर भी उसका दायरा फैला हुआ है, सभी न्यायालयों पर पर्यवेक्षण निम्नलिखित तरीके से कर सकता है। अब वो कैसे करेगा, वो प्रोसेस बताई गई है। वह किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। वो फोन कर देगा कि यार मुझे भेजो ये केस, मैं खुद देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, निर्भया केस की सुनवाई हो रही थी, तो वो दिल्ली के कोर्ट में हो रही थी, दिल्ली के लोअर कोर्ट में हो रही थी, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा था तो उसको सीधा कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, उन्होंने अपने पास मंगवा लिया। ठीक है, फिर देखो लेखा अकाउंट्स, अकाउंट्स देख सकता है, लिस्ट देख सकता है, फॉर्म को देखकर क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ चीजें निर्धारित कर सकता है। तो पहला, कोई भी मामला अपने पास मंगवा सकता है। दूसरा, अकाउंट, लिस्ट और फॉर्म क्या कर सकता है, तय कर सकता है। तो समझ आया, आगे चलूं, चलो। हाँ, फिर देखो लिख लो यहाँ पे कि पर्यवेक्षण है ना, पर्यवेक्षण का मतलब हमें क्या करना है, चेक। लेकिन यही लिखो कहाँ चेक नहीं करना, कहाँ आपको चेक नहीं करना, तो यही लिखो कि चेक कहाँ नहीं करना आपको। तो दो जगह है, पहला कौन सा कोर्ट है आपका, सेना का कोर्ट है जहां आप चेकिंग नहीं कर सकते, और दूसरा कौन सा है आपका, अधिकरण, इंग्लिश में ट्रिब्यूनल बोलते हैं। इनको भी आप क्या नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। उसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हो। पहला आपने देखा कि चेकिंग के तौर पर वो कोई भी मामला अपने पास मंगवा लेता है, कोई भी मामला वो कहता है मेरे को दे दो, अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या करा आपने कि वो क्या क्या डिसाइड करेगा, वो क्या क्या तय करेगा, वो तीन चीज तय कर सकता है। किसी चीज की लिस्ट तय कर सकता है, अकाउंट तय कर सकता है, और क्या तय कर सकता है, अकाउंट लिस्ट और फॉर्म, हाँ फॉर्म भूल जाते हैं, और फॉर्म तय कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो हाईकोर्ट के पास अपने खुद के कर्मचारी होते हैं, तो वो अपने अधिकारी, वकील, क्लर्क, शेरिफ के क्या डिसाइड करता है, फीस, क्या डिसाइड करता है, उनकी फीस डिसाइड करता है। तो अगले में क्या लिखना कि वो फीस डिसाइड करता है, हाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है, फीस। किस किस की फीस डिसाइड करता है, अपने किसी अधिकारी की, अपने किसी वकील की, किसी क्लर्क की, या शेरिफ। शेरिफ मतलब वो लोग जो इनको मदद करे, शेरिफ। इन सब की क्या डिसाइड करता है, वो फीस डिसाइड करता है। सामान्य नियत तैयार कर सकता है, सामान्य नियम तैयार करता है। कार्यवाही को नियमित करने हेतु
प्रपत्र फॉर्म निर्धारित करता है। तो लास्ट बात क्या कही गई है कि कॉमन रूल्स बनाता है, वो कॉमन क्या बनाता है, रूल बनाता है। और कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी एक्शन लेने के लिए क्या तय करता है, फॉर्म तय करता है। क्या तय करता है, फॉर्म। तो बहुत सिंपल है, पर्यवेक्षण ऐसे छोटा करके याद रखना है ताकि आपका क्वेश्चन क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। तो वहां से शुरू कर लो, यहाँ तक पूरा समझ में आया अच्छे से। आगे चलते हैं। अगला, अब हमें को पढ़ना है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो अब हम समझेंगे 5वें के तहत कि कंट्रोल कैसे करें, जो अधीनस्थ न्यायालय है ना उसको कंट्रोल कैसे करें, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अब देखो एक बात समझो मेरी, जब भी आपको एक शब्द दिखे ना नियंत्रण, तब ठीक समझ जाना कि नियंत्रण सिर्फ स्थापित करने का, नियंत्रण स्थापित करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, अपॉइंटमेंट। सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेहतर तरीका है नियुक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपॉइंटमेंट। अगर आपके हाथ में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, आप कंट्रोल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट को चला कौन रहा है, जजेस चला रहे हैं ना। उन जजेस की अपॉइंटमेंट जब आपके हाथ में होगी तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, आपके हाथ में रहेगा। मतलब जब हम अभी पढ़ेंगे कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, तो हम यही पढ़ेंगे, सॉरी, तब हम यही पढ़ेंगे कि जो है वो नियुक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। क्लियर? तो देखो, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के संबंध में राज्यपाल को क्या देते हैं, सलाह देते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैंने आपको राज्यपाल बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपको आज आंसर देना है कि ये आर्टिकल कौन सा है, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, उनका ट्रांसफर है, उसका पोस्टिंग है, उसका अपॉइंटमेंट है, वो सब कौन देखेगा, हाई कोर्ट देखेगी। हाई कोर्ट के सीजे देखेंगे, लेकिन सलाह किससे ली जाएगी, राज्यपाल से ली जाएगी। और आपका क्वेश्चन, आपका काम ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो न्यायिक शक्ति वाला आर्टिकल लिख के देंगे। फिर दूसरा देखो, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जिला न्यायाधीशों के अलावा भी राज्य की न्यायिक सेवा में, ये भी मैंने बताया है आपको, राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्यों की तैनाती, स्थानांतरण, अनुशासन, अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति इत्यादि के मामलों को देखता है। ये भी मैंने आपको राज्यपाल में पढ़ाया था, जहां मैंने कहा था कि एक ऐसा आर्टिकल है जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हमें कुछ ऐसे भी लोगों की जरूरत पड़ती है जो न्यायिक सेवा के अलावा के होते हैं। उस केस में राज्यपाल से क्या किया, उस केस में भी क्या किया जाता है, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, स्थानांतरण से लेकर, अनुशासन से लेकर, अवकाश से लेकर। तो वो वाला केस यहाँ लिख रखा है, तो उसका भी आप मुझे क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर। तो नियंत्रण में एक सिंपल सी चीज समझनी है कि नियुक्ति के द्वारा नियंत्रण स्थापित करना है। जितने भी डीजे हैं उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के सीजे की सलाह पर राज्यपाल, हाईकोर्ट का सीजे राज्यपाल की सलाह से करेगा। और अगर आपको एक न्यायिक शक्ति में बताया भी था कि जितने भी न्यायिक सेवा के सदस्य हैं जो जिला न्यायाधीशों के अलावा होगी, उनकी नियुक्ति को भी कौन नियंत्रण में रखेगा, हाईकोर्ट नियंत्रण में रखेगा। इसके माध्यम से वो बेटर कंट्रोल क्या कर पाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बिठा पाएगा। क्लियर? चलो हाँ, अब तीसरी बात इसी के अंदर, एक रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के समस्त आदेश, कार्रवाई अधीनस्थ न्यायालयों पर साक्ष्यों के रूप में रखे जाते हैं। तो ये जो तीसरा है ना कि भाई और नियंत्रण कैसे स्थापित करोगे आप, तो वो बोलता है बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो किसकी फॉर्मेट में है, जितने भी रिकॉर्ड है वो किसके फॉर्मेट में है, आदेश के रूप में है और कार्रवाई के रूप में है। जो कहाँ रखे जा रहे हैं, उच्च न्यायालय के समस्त आदेश, कार्रवाई, ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट को क्या मानने होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानने होंगे। वो उस पर क्या नहीं कर सकती, क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकती। क्या नहीं कर सकती, वो उन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकती। तो सिंपल है, दो तरीके से नियंत्रण स्थापित करना है। पहला तरीका है नियुक्ति का, जिसमें आप देख रहे हो कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि डीजे का जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो हाईकोर्ट किसकी सलाह से करेगी, राज्यपाल की सलाह से। तो पहला कंट्रोल यहाँ हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि डीजे के अलावा भी जो न्यायिक सेवा के पद है, के अलावा भी जो
न्यायिक सेवा के पद है, जो न्यायिक सेवा के पद है उसमें भी हाई कोर्ट का क्या है, नियंत्रण है। तीसरा तरीका बोल रहे हैं कि जब हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, क्या है वो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो उसके रिकॉर्ड के रूप में जितने भी आदेश उसने जारी किए हैं वो सब पर जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे, जो कौन होंगे, अधीनस्थ न्यायालय होंगे, अधीनस्थ कोर्ट होंगी, वो क्या नहीं खड़ा कर पाएगी, क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर पाएगी। इन तीन तरीकों से क्या किया जाएगा, नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। इन तीन तरीकों से क्या स्थापित होगा, नियंत्रण स्थापित होगा। किस पर स्थापित होगा ये नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर स्थानांतरण होगा। तो समझ आया आपको, आगे चलूं। हाँ, अब लास्ट टॉपिक क्या बचता है आपका, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है आज का, इसका काम न्यायिक पुनरावलोकन है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में आप क्या समझेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है किसी फैसले को पलट कर देखना, फैसले को पलट कर देखना। किसको पलट कर देखना है, किसी फैसले को आपको पलट कर देखना है। अब कौन से फैसलों को आपको पलट कर देखना है, देखते हैं। तो देखो, उच्च न्यायालय, राज्य एवं केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है। तो पहला बोला यही कर लो, स्टेट और सेंटर के दोनों जगह जहां पे क्या बनता है, केंद्रीय विधानमंडल, जहां पे विधि बनती है, क्या बनती है, विधि। फॉर एग्जाम्पल स्टेट में कौन बनाएगी, विधानसभा, और सेंटर में कौन बनाएगी, संसद, ठीक है। सरकारों के आदेश, किसी भी गवर्नमेंट का कोई आदेश कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण हेतु न्यायिक पुनरावलोकन कर ऐसे आदेशों को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। तो बहुत सिंपल है, हाईकोर्ट किसी भी वक्त स्टेट के विधानसभा या केंद्र की संसद ने, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी कानून बनाया है या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई आदेश जारी किया है, कोई क्या जारी किया है, आदेश जारी किया है, इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों की क्या जांच कर सकती है, फिर से जांच कर सकती है। और अगर जांच करने पर फिर से उन्हें क्या लगते हैं, ये गड़बड़ लगते हैं, तो गड़बड़ लगने पर ये उन्हें क्या कह सकती है कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और मैं इनको क्या करती हूँ, नल एंड वॉइड, क्या कर सकती हूँ, नल एंड वॉइड, मतलब खत्म करना, हिंदी में कहते हैं जीरो कर देना। क्या कर देना, जीरो कर देना, यही लिखा हुआ है, ठीक। फिर देखो, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है, बिल्कुल करेक्ट। भारत के संविधान के अंदर कौन सा शब्द नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे फॉर्मूला से कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द, कौन सा शब्द, न्यायिक पुनरावलोकन, इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो शब्द है उसका संविधान में क्या नहीं है, कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसे आपको ऊपर लिखना होगा, कई बार भूल जाते हैं प्रेशर में। परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 226 हाईकोर्ट को अप्रत्यक्ष रूप से यह शक्ति क्या करता है, प्रदान करता है। लेकिन हमारे पास इनडायरेक्टली है, कैसा है, अप्रत्यक्ष तौर पर है। और अप्रत्यक्ष तौर पर हमें कहाँ का दे रखा है, आर्टिकल 13 में दे रखा है और 226 में दे रखा है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब अरे हाँ, तो आज हम कितना पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ हाईकोर्ट के काम पढ़े हैं। गलती से थोड़ा सा पीडीएफ में आगे का हिस्सा क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो आज की क्लास आपकी सिर्फ किसकी है, हाईकोर्ट के काम की है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हाईकोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज थोड़े से गलती की वजह से क्या हो गया है, वो ऐड हो गया है। तो तब तक के लिए मैं आपको इससे क्या लेती हूँ, विदा लेती हूँ। और इसको हाईकोर्ट के काम को बहुत ढंग से देखें, फिर हम हाईकोर्ट में हटाने की प्रक्रिया और राजस्थान के हाईकोर्ट के फैक्ट पढ़ेंगे। फिर एक दिन हम इसके क्या कर लेंगे, एक क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो फिर हमारा हाईकोर्ट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और 2 दिनों बाद मैं आपको वीडियो में दिख रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा त्योहारों का मौसम है ना, उसी वजह से। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय।